नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना जी, और उनसे हम बात करेंगे कि ये जो वैश्विक परिवर्तन हुआ है ट्रंप की जीत के रूप में, उसका भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है या हो रहा है। तो आपका स्वागत कर रहा हूँ कर्नल अजय रैना जी जयपुर डायलॉग्स पर। और आपने नमस्कार। जयपुर डायलॉग्स की टी-शर्ट पहनी हुई है, तो इसलिए जी, जी, और भी अच्छा है। तो और बिल्कुल। मैंने भी पहनी हुई है, तो सेम, सेम, जी, सेम, जी, सेम। प्राइड सेम प्राइड। यूनिफ़ॉर्म। सो फौजी लिहाज से तो सर और ऐसे बनता है। दर्शकों को ये मैं बता दूँ कि इस तरह की टी-शर्ट्स जो कि पोलो शर्ट्स भी हैं, राउंड नेक शर्ट्स भी हैं, ये सब जो हमारा जो मर्चेंडाइज़ सेक्शन है अपना, उस पर उपलब्ध है, जिसका कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और वहाँ पर और भी हुडीज़ इत्यादि, मग्स, बुक्स, ये सब वहाँ उपलब्ध है। आप वहाँ जाकर और आप वहाँ क्रय कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो कर्नल साहब, आज एक बात कही ट्रंप ने, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और उसने कहा कि आई विल रिमूव all the Marxist maniacs and lunatics from the academia. तो सबक सीखते मार्क्सिस्ट हैं। के साथ में जो उसने जो विशेषण साथ में जो उपयोग में लाए, और हम लोग तो उनको पंचमक्कार इत्यादि इत्यादि कहते रहते थे, लेकिन उसने जो है वो बिल्कुल परफेक्ट भाषा का उपयोग किया। जी, इनफैक्ट मार्क्सिस्ट मेनियाक्स एंड ल्यूनेटिक्स, दे वन एंड द सेम। तो ट्रू सर। हमारे जो मार्क्सिस्ट और मेनियाक्स और ल्यूनेटिक्स हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है? आपको कुछ अंतर दिख रहा है क्या? क्या इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशंस में और आस-पास हमारे नेबरहुड में? क्योंकि बड़ी मरघट जैसी शांति दिख रही है, कोई ज़्यादा बोल नहीं रहा है। सर नमस्कार सर, वन्स अगेन नमस्कार सबको, दर्शकों को। ट्रम्प की यही बात तो उसको इतना पॉपुलर बनाती है सर, जो बोलता है सीधा बोलता है। अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ही डजंट मीन्स हिज वर्ड्स। तो सर जब वो अपने मार्क्सिस्ट को, लेफ्टिस्ट को टारगेट करेगा, तो उनके जो भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, तो एक कहते हैं ना सर, तूफान से पहले सन्नाटा। ये तूफान से पहले सन्नाटा नहीं है, ये सन्नाटा है जो लग रहा है। दिस इज ये बहुत मरघट माड़ा वाला हाल है। सन्नाटा है। हुँ। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही डिफाइन किया सर। पर मैं एक दो चीजें इसमें कहना चाहता हूँ कि एक सभ्यता के हिसाब से जो यूएसए है, वहाँ की लीडरशिप हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है सर। उनको अपना सबसे, और अगर ट्रम्प ये कह रहे हैं और करेंगे, तो नेचुरली वो क्लीनिंग अपने घर से शुरू करेगा। उसका इम्पैक्ट उसके जो एजेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ उनको फंडिंग भी होती है, जिनके आर्टिकल्स वेपो में छप रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम जो उसके कट्टर दुश्मन है ट्रंप के, तो नेचुरली इसके ऊपर एक रोलिंग इफेक्ट आएगा सर। पर मेरा ये मानना है सर, आपने जो आंतरिक और बाहर की सुरक्षा की बात की, कि प्रायोरिटी वाइज आई थिंक ट्रंप अपने घर में पहले सफाई शुरू करेगा, जो उसको करनी पड़ेगी, बिकॉज उसने अभी पिछली बार का सबक सीखा है जो उसके साथ हुआ। और उसका लाइक जैसे मैंने कहा, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। और अगर इंटरनेशनली भी देखें, तो अगर प्रायोरिटी में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसराइल ईरान का जो है वो उसकी प्रायोरिटी में, मुझे लगता है कि प्यूटिन से संबंध ठीक करना और उसका रोल आउट में यूक्रेन में कुछ करना, आई थिंक वो एक ज़्यादा प्रायोरिटी होगी ट्रंप के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पास है, क्योंकि हमारे ऊपर आता है जब हम आगे सुरक्षा की बात करेंगे। अगर प्यूटिन और ट्रंप का रिलेशन ठीक होता है, पहले भी इनफैक्ट देर वो अच्छे हैं, आपस में का रिलेशन अच्छा है, बट अगर ऑफिशियली स्टेट होता है, अच्छी लेवल पे आता है, तो उसका हमें एक डायरेक्ट एक फायदा आएगा, जिसके बारे में बात करेंगे सर। वैसे भी सर 20 जनवरी तक एक ऐसा टाइम है, वो इसराइल के पास भी है, दुनिया में सबके पास है, जो करना कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। अब किसकी कितनी हिम्मत है, कौन क्या करता है, वो इंडिविजुअल देशों पे और गवर्नमेंट्स पे है। और 20 जनवरी तक बहुत टाइम है सर, एक्चुअली देखा जाए अभी तो, आई मीन वी हैव 2 मंथ्स। तो बट ट्रंप जैसे कि अनप्रिडिक्टेबल है, हम ये भी नहीं कह सकते। अगर हम ये कहना शुरू करते हैं आज सर कि सब बढ़िया हो गया, सब ठीक हो जाएगा, वो भी थोड़ा आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। और हम ये कहें कि नहीं, इंडिया के वो लिए तो कोई सब बढ़िया तो अ, कभी होता भी नहीं है। तो कभी नहीं। हाँ, हर देश ये है अपना कि देखता है। माहौल जो है वो बेटर बेटर बनाया और जा उसका सकता है, उसका इसका लाभ यस सर। उठाते हुए। हाँ मैं सर, तो ये उसका कहूँगा रोलिंग कि इफेक्ट इंडिया को एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी मिल गई है। मिली, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनफैक्ट दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एक ब्रीदिंग एक टाइम मिल गया सबको ट्रम्प के आने से।
तो ओवरऑल इट विल बी वेरी गुड, उसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। तो थोड़ा उसको, अगर हम, जो आपका सवाल था उसको थोड़ा सा थोड़ा एनालाइज करें सर, तो अगर आज यहाँ पे यूएस हमसे रिलेट होता है, अगर बाहर की सुरक्षा की बात करते हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश एक फैक्टर है जिसमें यूएस का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है और वो हमें इम्पैक्ट करता है। चाइना के साथ जो उसका रिलेशन और जो हमारा रिलेशन है, सरप्राइजिंगली लगेगा कुछ लोगों को, अफगानिस्तान एक हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट का भी एक यूएस का रोल है। फिर यूएन है और रशिया और डिफेंस डील जो हमारी अमेरिका के साथ है। तो इन जो मेरे को समझ आती है जिसका भी इम्पैक्ट हमें दिखेगा और जो हमें कंसर्न करता है। तो सर यूनुस तो ओबामा का प्लांट किया हुआ था, तो उसको आई एम वेरी श्योर जितना हमें नफरत है यूनुस से, उतनी ही ट्रंप साहब को भी नफरत है। और जो उसके साथ अभी होने वाला है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट हमें ये भी नोट करना चाहिए सर कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जिसको डीप स्टेट पहली बार ट्रंप ने बोला था, ये वर्ड इनका दिया हुआ है। तो जब उन्होंने कहा मैं लेफ्टिस्ट को, मार्क्सिस्ट को सीधा करूंगा, तो ही इज आल्सो क्लीनिंग अप, ही इज गोइंग टू क्लीन अप ब्यूरोक्रेसी के साथ बड़ी उनको नफरत है जो एग्जिस्टिंग है, जैसे हमारे वाला हाल है। आई एम सॉरी सर, आप ब्यूरोक्रेट हो, पर मेरे घर में भी ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ। जो हमारे जो संगी साथी हैं वो कौन सा मुझको ऑनर करते हैं, वो तो सब भागे भागे घूमते गए, इससे दूर रहो। सर, तो आप थोड़े गलत टाइप के ब्यूरोक्रेट हो जो कि अच्छे हो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम पूरी यूनिवर्सल हो रखी है। तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का जो होगा सो होगा सर, जैसे मैंने कहा 20 जनवरी तक विंडो भी है सर। चाहे तो हम भी कुछ कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान को जब देखते हैं तो ट्रंप उसको शुरू से एक पैरिया स्टेट की तरह देखता है। ट्रंप के व्यू में पाकिस्तान एक अच्छा देश नहीं है, और ट्रंप ने बड़ी बार बोला और उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी। और इमरान खान की लॉबी, जो कि एज पर पाकिस्तानी एनालिस्ट की वो 20-25 हज़ार डॉलर पर मंथ के हिसाब से पैसे लेके काम करती है यूएसए के अंदर, अगर वो वर्क कर गई सर, तो एक ना बड़ा अजीब सा सिचुएशन बनने वाली है पाकिस्तान में। अगर ट्रंप इमरान खान की तरफ झुका, कर्टसी दैट लॉबी, वो लोग कहते हैं उनका हाथ मिलाया था, उसके दोस्त थे, वो तो सर मैटर नहीं करता। तो पाकिस्तान आर्मी की क्या पोजीशन होगी? बस पाकिस्तान आर्मी जो है वो नेचुरल लाइन रहती है यूएसए के साथ। और अभी पाकिस्तान आर्मी का आंकड़ा है इमरान खान के साथ, चाइना के इक्विपमेंट और चाइना की सपोर्ट और उसका सीपैक का जो बुरा हाल हुआ, तो अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है। आज जो पाकिस्तान है वो बेसिकली अमेरिका की दया दृष्टि पे चल रहा है। तो एक आप इमेजिन करें सर, ऐसी सिचुएशन बने कि इमरान खान को फेवर कर दे अगर ट्रंप, तो उस टाइम इस आर्मी का जो बचा खुचा स्टेटस है, जो वैसे भी डिक्लाइन पे जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और अगर बिजनेसमैन है ट्रंप से, हम सबको पता है वो अपना नफा नुकसान बड़ा सही तरीके से देखता है। उसको क्लियरली दिखेगा सर कि पूरे पाकिस्तान को, मैं काफी दिन से कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को पालने के से अच्छा है कि एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया पाकिस्तान का अपने काबू में किया जाए जिसको जिसको वो यूज कर सके। और वो आ जाकर वो दिखता है बलूचिस्तान, क्योंकि बाकी सब लाइबिलिटी है। बलूचिस्तान से उनको ईरान को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बलूची बिकॉज 4% पॉपुलेशन अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा नहीं सकती, तो एक इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स अगर आए, तो जो सीएए का लॉन्ग टर्म जो प्लान है, रीड्राइंग ऑफ मैप्स इन एशिया, उसके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि शायद ट्रंप जैसा लीडर ये भी कर सकता है कि वो अडॉप्ट कर ले बलूचिस्तान को और बाकी को जाने दे। उस जिस केस में हमें सबको पता कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। केपी की तो वैसे ही निकल चुका है, इसके बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। तो ये एक थोड़ी अनसर्टिनिटी है सर ट्रंप साहब के इमरान खान से लाइन होना कि नहीं होना। अगर वो नहीं लाइन होते इमरान खान के साथ, और इसी क्योंकि मरने नहीं देंगे पाकिस्तान को, अमेरिका पाकिस्तान को मरने नहीं दे सकता, बिकॉज जो ऊपर हो रहा है अफगानिस्तान में, जब हम इसके बाद बात करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की दोबारा, पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंश को अपने कंट्रोल में रखना है, अभी सीआईए और अमेरिका की दोबारा एक जरूरत बन गई है। और वो जो डेवलपमेंट हो रही है काफी पर्दे के पीछे है, शायद काफी लोगों ने उसको देखा नहीं है, उसकी मैं बात करता हूँ। सो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो एक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। उम्मीद हमें यही है कि ट्रंप मैं थोड़ा सा इसमें आपका ऐड करूंगा, जो आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो जी पाकिस्तान बांग्लादेश का इसको आप देखें कि ट्रंप जी ने मार्को रूबियो को पिक किया है जी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट, और मार्क वॉल्ट्स को पिक किया है एज एनएसए। मार्क वॉल्ट्स जो है वो इंडिया कॉकस का अध्यक्ष हुआ करता है, और सर मार्को रूबियो इज अ नोन
एंटी चाइना एंटी पाकिस्तान हॉक, ये क्या इंडिकेशन देते हैं? तो फिर तो वही है जो हमने बात की कि यूनुस का तो क्योंकि ये यूनुस ने अभी अभी डिसअपियर। समाचार आया कि ये 2 पिक्स हो गए। ओके सर। और वो माइक वॉल्ट्ज एज काश पटेल एनएसए, का नहीं आया ना अभी? काश पटेल का अभी भी कंफर्म नहीं काश हुआ ना पटेल सर? का नहीं आया। अच्छा, हाँ, वो भी हो जाएगा तो फिर बिल्कुल ही सोने पे लेकिन सुहागा है। ये जो 2 पिक्स आए हैं माइक वॉल्ट्ज का सर, और सर, आपके मार्को रूबियो का, ओके। तो ये दिखाता है कि भाई ये तो एंटी चाइना एंटी पाकिस्तान स्टैंस जो बोलता रहता है ट्रम्प, ये तो उसके साथ में अलाइंड है ये दोनों ही। और मार्क तो वॉल्ट्ज इज नॉन इंडिया कॉकस गाय, मतलब इंडिया कॉकस का तो अध्यक्ष ही है। सर, तो फिर सर चाइना को काउंटर करना है, उसको ग्वादर उनको डिनाई। देखो चाइना की जो लाइबिलिटी हम सबको पता है सर, जो उनकी वल्नरेबिलिटी है वो इंडियन ओशन में है, और उसी को ओवरकम करने के लिए उसने हाथ पैर मारे, कभी सी पैक में इतना पैसा लगा दिया, ग्वादर को डेवलप करने की कोशिश की। तो बड़ा सिंपल है सर, इफ दैट बी द केस यू मे फाइंड कि चाइना को पाकिस्तान से निकालने का सिंपल तरीका यह है कि पाकिस्तान को तोड़ दो। बिकॉज पाकिस्तान को पाल के रखोगे, किस दिन वो कब हालात बदले और कब वो चाइना की गोद में फिर जाके बैठ जाए। तो अगर बलूचिस्तान को अपलग कर लेते हो तो सी पैक खत्म, ग्वादर खत्म, बाकी वाला जैसे मैंने कहा पाकिस्तान अमेरिका का लिए इररिलेवेंट है, वो उल्टी लायबिलिटी है उनको पालना पंजाबियों को। सो ये जो आप समाचार दे रहे हैं सर, अगर ये सच हुआ तो फिर तो जो नहीं हम नहीं, ये कह तो रहे हैं कि आ गया ना, ये तो कन्फर्म है। ओके, तो फिर तो सर दिन खराब ही है पाकिस्तान के। अभी देखने वाली सिर्फ ये बात है किसको लेके आएंगे, ये खेलेंगे किसके साथ। इमरान खान को आगे रखेंगे कि बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंट, हालांकि बहुत बड़ा वो एक टॉल ऑर्डर है, बट हो सकता है सर। और वो तो सीएए का कब से प्लान भी है, तो यू नेवर नो कि हमें हमारे सामने आंखों से टूटता हुआ नजर आ जाए पाकिस्तान। और वो चाइना को काउंटर करना पाकिस्तान तो बेस्ट यही है सर, आप बिना लड़ाई किए बिना कुछ किए पाकिस्तान को ब्रेक कर दो। चाइना की एक्सेस ही खत्म हो गई अरबियन सी में, वार्म वाटर्स में, तो रह गया आगे जा जाए मलक्का स्ट्रेट। तो उसके लिए फिर तो एक बहुत ही हैप्पी सिचुएशन है। होगा क्या, आई मीन ओनली टाइम विल टेल। लेकिन जिस दिन चाइना ने इंडिया के साथ संधि करके हाथ मिला के पीछे विड्रॉल किया था सर, डिसएंगेजमेंट, उसी दिन लग मैं रहा तो था कि इसको दूसरी तरह से देखता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि साहब तो, ये जो है अम, चाइना ने एक अपनी तरह से एक इन्होंने एक इंश्योरेंस बाई किया पहले से, कि ये काम पहले से ही कर लो। उनको पता था रिजल्ट क्या आ रहा है सर। और उनको They knew it. रिजल्ट अगर पता नहीं भी था तो दे हेज्ड देयर बेट्स, उन्होंने कहा कि भाई ये जो रिस्क है इसको कवर करके चलो। यू थिंक सो? हाँ, उस टाइम तो हमें ये लग रहा था कि इसको कवर कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, और वो प्रॉब्ली फोकसिंग ऑन ताइवान। वो भी एक एंगल था। और ये भी है अगर इंडिया से एलएसी पे शांति हो जाती है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए भी थोड़ी देर के लिए टल गई, एल नॉट से परमानेंटली टल गई मैं वही टेंशन, वाली बट जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास एक 5-10 साल की एक विंडो ऑफ विंडो अपॉर्चुनिटी हाँ खुल गई। विंडो है। और वो उसको हम विंडो कैसे जो यूज है करते हैं वो उसको अगर बिल्कुल। हम यूज़ करते हैं और अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसी तरह से बढ़ाते रहते हैं और सर 7% एवरेज से ग्रो करते रहते हैं, तो सर 10 साल बाद तो फिर हमको कोई टच नहीं कर पाएगा। नहीं कर एब्सोल्युटली। बट इसमें भी जो क्वाड एक हमने क्या कहते हैं उसको राधा नाच कर रखा है बिना मिलिट्री वाला, उसमें मुझे लगता है कि अभी ट्रम्प ट्रम्प ही था जिसने क्वाड को रीजुनोवेट किया था लास्ट उसमें। हुँ। तो शायद हम पे प्रेशर डालेगा उसको, जो मिलिट्री फॉर्म हम उसको नेचर दूर रखने की बात करते हैं कि क्वाड में हम नॉन मिलिट्री करेंगे, हम सप्लाई चेन पे बात करेंगे, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि सर शायद इंडिया पे प्रेशर आए, और एटलीस्ट ट्रम्प जो है सर, वो ट्रम्प ना फालतू में, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इन्वेस्ट जहाँ पे उसको रिटर्न दिखता है किसी भी तरीके से। क्वाड में उसका इंटरेस्ट सबको पता है, उसने जैसे मैंने कहा रिजुवनेट किया था। इसका फ्यूचर क्या ऐसा चलता रहेगा जैसे चल रहा है? क्योंकि अगर क्वाड स्ट्रांग नहीं हुआ सर, तो ये जो अमेरिका चाइना को रोकना है इंडियन आईओआर में ये फिर हवा में रह जाएगा, बिकॉज अगर इसको मिलिट्री नेचर नहीं देते। पर इंडिया की परेशानी ये है कि अगर हम इसमें मिलिट्री उसमें चले जाते हैं तो वी आर लाइक काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस विच वी डोंट प्रेफर। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे, बट मिलिट्री को साइड पे रखते हुए भी क्वाड में भी काफ़ी सारा स्कोप है काम करने का, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का मिलके। बट चाइना अब इसको अगर आप देखते हैं सर, ट्रम्प जो कहता है कि लड़ाई नहीं करनी, अगर ऐसे वाला पॉलिसी पे चलता है तो फिर एक क्वाड ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आज है। लेकिन अगर अमेरिका अग्रेसिव होता है,
बाकी सब ठंडा कर गए पुतिन से ठीक। अगर आप ये भी इमेजिन कीजिए सर, अगर पुतिन से इसकी ठीक ठाक हो जाता है, तो आज जो पुतिन का एक जबरदस्ती का दोस्त बन गया चाइना, उसकी मजबूरी थी। अगर वहां से यूएस और रशिया का सॉर्ट आउट हो गया, यूक्रेन बीच में खत्म हो गया, तो फिर एक चाइना टोटल आइसोलेटेड खड़ा हो जाएगा। और जो उसका डिक्लाइन चल रहा है, वो डिक्लाइन, हालांकि चाइना को खत्म होने में तो बहुत साल लगेंगे, इतनी बड़ी इकॉनमी है, खत्म नहीं होगी, बट उसका डिक्लाइन और स्पीड अप हो जाएगा। दैट्स अ रीजन चाइना को भी पता है कि ट्रम्प आया इधर, अगर वेस्टर्न ब्लॉक से अगर चाइना कैसे और सैंक्शंस आए, ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई, तो एक वो भी रीजन था कि उन्होंने हेज इसलिए भी किया कि एक मार्केट इंडिया की अवेलेबल है चाइना के पास, जो उसको डूबने से बचाएगी। तो अभी क्वाड कैसे खेलता है ट्रम्प, लाइक मैं शुरू में कहा सर, ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा सा रिस्की है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एज इट अपीयर्स कि ये हमारा जो दोनों का जो हमारा कॉमन पर्पस है कि आईओआर को फ्री एंड फेयर रखना है सबके लिए, ट्रेड के लिए, और उस हिसाब से देखेंगे तो क्वाड में विल हैव अ क्लोजर अलाइनमेंट विद यूएसए, जो पहले नहीं थी बिकॉज ऑफ अंडरकरंट्स जो कि सामने बीच में कभी आती थी कभी नहीं आती थी। और ये जो अफगानिस्तान की जो मैं बात कर रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आईएसकेपी जो वहाँ पे थी, जिसके बारे में हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, उसके 11 सेल पिछले 3 महीने में न्यूयॉर्क में पकड़े गए आईएसकेपी के। इतने सालों बाद 2014 में यहाँ शुरू हुआ था, इनका आईएसकेपी का गठन हुआ था अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के सारे कोहात प्रोविंस के लीडरशिप थी उनकी। पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएसकेपी की रीच यूरोप में पहुंच गई, जो कि काफ़ी देर से एंटिसिपेटेड थी कि आईएसकेपी से ग्लोबल जिहादी मूवमेंट, उनका कैलिफेट का ड्रीम है, उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान में या सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करना, उन्होंने हर जगह करना है। और जो 11 सेल पकड़े गए, उसमें जितने ऑपरेटर थे सेल्स के, और ये पकड़े गए सर लंदन में, बॉन में, ऑल ओवर मैड्रिड में, तो वो सारे के सारे निकले सेंट्रल एशियन रीजन के लोग, बेसिक तजीक्स उसमें ज़्यादा थे। और अभी रिसेंटली अगर आप फंडिंग देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बाकी 10 प्रोविंसेस थे आईएसआईएस के, ये तो 11वां था आईएसकेपी वाला, वो सारे के सारे अभी फंड कर रहे हैं इसको, आईएसकेपी को। अफगानिस्तान में पैसा आ रहा है वाया टर्की, और पैसा इकट्ठा हो रहा है सोमालिया में, जहाँ बिटकॉइन भी हैं और बाकी वो सब चल रहा है। तो आज एक अजीब सी हालत अफगानिस्तान के अंदर खड़ी हो रही है, जहाँ पे एक ग्रुप है आईएसकेपी, जिसकी इंटरनेशनल एम्बिशंस हैं, और जो पूरे इंटरनेशनल पीस को थ्रेटन करता है। उसके पास टेरिटरी कोई नहीं है। नूरिस्तान और कुनार जो उनके पास था, वो तभी तक था जब तक यूएसए और तालिबान लड़ रहे थे आपस में। यूएसए निकल गया तो अभी नूरिस्तान और कुनार से उनको निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने एक सो कॉल्ड डिजिटल कैलिफेट खड़ी कर दी है सर वर्ल्ड में, जिसके साथ लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। और कल मैं एक अभी 3-4 दिन पहले एक पढ़ रहा था पेपर की, जो जब हम गिनते हैं कि आईएसकेपी में कितने बंदे हैं जी, 1000 है टोटल, तो एनालिसिस ये है कि आईएसकेपी के सिर्फ 20% कार्डर लड़ाई में आते हैं कैनेटिक ऑपरेशंस में। 80% जो है वो उनके प्रोपेगेंडा, साइऑप्स और लॉजिस्टिक में लगे रहते हैं, बिकॉज उनका फोकस बड़ा क्लियर है कि लोगों का दिमाग घुमाओ। अभी जैसे उन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान के अंदर एक चीज शुरू की है कि तालिबान जो है वो गैर इस्लामिक है। दिस इज अ प्रोपेगेंडा। रीजन क्या दे रहे हैं कि तालिबान जो है अफगानिस्तान के आगे इस्लाम को लेके जाने के लिए राजी नहीं है, तो उसको कैलिफेट से कोई मतलब नहीं है, तो वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। तो जो लोग बॉर्डर में बिलीव करते हैं, टेरिटरी में बिलीव करते हैं, वो इस्लामिक नहीं हो सकते। तो उस चक्कर में, और जो प्रॉब्लम्स हैं ऑन ग्राउंड सब, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, भूखमरी है, पैसे का इशू है, उसमें दे आर नाउ कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान कार्डर जो है वो आईएसकेपी में आ जाए। और आईएसकेपी की जो लीडरशिप है वो वैसे भी पाकिस्तानियों के पास है, और आईएसआई पाकिस्तान की सपोर्ट करती है। तो अभी ये सीन बन रहा है सर कि जब तक तालिबान है जैसा है, तो लोगों जब जब तालिबान आया था, लोगों ने कहा था कश्मीर में प्रॉब्लम होगी, तभी मैंने कहा था तालिबान कश्मीर में कुछ नहीं करेगा, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ, वो नहीं आएंगे अपनी टेरिटरी के बाद। मगर अगर आईएसकेपी का हाथ ऊपर आ गया, जो कि बहुत पिछले 3 साल में उनके नंबर ऑफ अटैक्स कम हो गए हैं सर। कहाँ 500 होते थे 2015-16 में, इन एक साल में अभी 10 कर रहे हैं। लेकिन वो एक हाई विजिबिलिटी और मोर देन अटैक, उनका टारगेट है दिमाग लोगों का साइऑप्स में। तो ये थ्रेट अगर यूरोप पहुंच गई है सर, कल जो ये थ्रेट है, ये अमेरिका को भी फील हो। अमेरिका को पहले पता था आईएसकेपी के, इसलिए वो डील नहीं करते, वो डील करते हैं आईएसआई के थ्रू। टीटीपी जो है, जो आज कहती है कि हमारा मतलब है पाकिस्तान में शरिया लगाना, अगर आप उनके 2007-8 का लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो भी आईएसकेपी की लैंग्वेज बोलती थी। टीटीपी तालिबान एफिलिएट होने के बावजूद उनके भी ग्लोबल ड्रीम्स थे उस टाइम, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट किया और बोला कि नहीं, हम तो पाकिस्तान से मतलब रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस ने भी आईएसकेपी को यूज किया, मॉस्को में भी दंगा करवाया, ईरान में भी ब्लास्ट कराए,
लेकिन आज अगर यूएस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ये सोचे कि हम दूर बैठ के तमाशा देखते रहेंगे और जो अफगानिस्तान में होता रहे, तो फिर क्या है सर, एक अगर आईएसकेपी का जहाँ भी हाथ ऊपर आया, उसकी हीट हमें कश्मीर में, चाइना को सिनकियांग में, और उज़्बेकिस्तान को फरगाना वैली में, हर जगह होगी। तो अभी हम ये मतलब मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि यूएस की जो लिवरेज है तालिबान के ऊपर, इतने सालों से यूएस गायब है वहाँ से प्रैक्टिकली, लेकिन आज भी उनके पास लिवरेज इसलिए है कि सर तालिबान ने जो भी हुआ, उनकी एसेट्स फ्रीज हुई, उनका सब कुछ रोका गया, लोगों ने बोला लड़कियों को नहीं पढ़ाते हो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दी, उन्होंने फिर भी अपने आप को 26% ड्रॉप हुआ था जीडीपी 2021 में, जो तालिबान आया था, वो वापस जीडीपी को रास्ते पर ले आए हैं। उनकी जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी से बेटर है। सो उन्होंने जो बेयर मिनिमम था अचीव कर लिया विद इन, जो भी एड का हेल्प लेके, अपना हेल्प लेके। अब उनको जरूरत है रिकॉग्निशन की, जो कि काबुल वालों की बहुत जरूरत है, कंधार वालों की जरूरत नहीं है, बट नेवरदलेस दे आर सेम। तो उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देने में जो सबसे बड़ी पावर, अगर यूएस को रिकॉग्नाइज करता है तो उसके साथ जितने दोस्त हैं यूएस के, नेटो के, वो साथ लगे, तो एक डिप्लोमेटिक लेवरेज बहुत ज्यादा है यूएसए के साथ, जो बाकियों के पास नहीं है। फाइनेंशियल तो है ही, आज जो एड आ रही है अफगानिस्तान में, उसमें 75% कंपोनेंट यूएन एड का अमेरिका से आता है, 1.2 बिलियन पर ईयर। तो फाइनेंशियल लिवरेज उनके पास है। मिलिट्री हमने एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएसए अपने आर्मी को दोबारा भेजेगा, लेकिन जब दोहा अकॉर्ड में भी था कि जब जरूरत पड़ेगी यूएसए ओवर द हराइजन यूजिंग ड्रोन्स एंड एयर एसेट्स, तालिबान उनको अलाउ करेगा ऑपरेट करना अफगानिस्तान में अगेंस्ट ग्रुप्स लाइक आईएसकेपी। वो एक लिवरेज है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स दोहा की बड़ी सारी क्लॉजेज हैं एग्रीमेंट की, अभी तक पूरी लगी नहीं है। तो मुझे ट्रंप से ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप, ये जो थ्रेट अफगानिस्तान में डेवलप हो रही है, जब तालिबान आए थे मुझे कोई शक ही नहीं था सर, आई न्यू कश्मीर इज सेफ, लेकिन अगर आईएसकेपी ने यहाँ पे होल्ड कर लिया तो फिर हम सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट में जो लोग अभी बात नहीं कर रहे, जो शायद मैनिफेस्ट होने लगे कुछ साल, एक दो साल में, होपफुली ना हो, तो उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा रोल मैं देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ट्रंप बाई स्टैंडर रोल नहीं करेगा, वो बाइडेन की तरह आंख बंद करके नहीं बैठेगा, वो आएगा आगे, बिकॉज नहीं तो अफगानिस्तान हाथ से निकल जाएगा, और फिर उसकी थ्रेट लाइक अगर यूरोप में पहुंची है तो कल अमेरिका में पहुंचेगी। बिकॉज अभी आईएसकेपी ने सेम अलकायदा टाइप, अलकायदा हालांकि तालिबान के साथ है तो खत्म ही हो चुका है, उन्होंने वही स्लीपर सेल, वही ब्रेन वॉशिंग और वही फंडिंग, उनकी जो फंडिंग हो रही है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि लोग $1 आधा डॉलर ऐसे ऐसे करके वो फंड कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो ये एक बहुत बड़ी जो हमारी एक्सटर्नल थ्रेट से जुड़ी हुई चीज़ है, उसमें मैं ट्रंप का बहुत बड़ा रोल देखता हूँ। और फाइनली जब हम बाहर की बात करते हैं सर, एक यूएन डिफंक्ट टाइम सबको पता है सर, उसमें नहीं, अभी तो बांग्लादेश और ये आपके जो चिन वाला जो मामला है, वो भी चिन स्टेट का, वो भी इनसे ही लिंक्ड है सर। वो मैं इंटरनल सिक्योरिटी, इसी में मैं आपको कहता हूँ, जैसे अभी कल जो एक्शन हुआ कुकी टेररिस्ट के खिलाफ में, और वहाँ पे 11 लोग मारे गए, 11 कुकी, 10 कुकी और एक हमारा सीआरपीएफ का जवान, टोटल जो 11 की जो वहाँ पे हुई है डेथ, किल्ड इन एक्शन। तो पहली बार एंगेज किया गया है, तो इज इट आल्सो लिंक्ड टू ट्रंप? क्योंकि अभी तक शायद ये सोच रहे थे कि भाई पीछे से पूरा जो बाइडेन का सपोर्ट है और पूरी जो ग्लोबल लॉबी है वो सर पे चढ़ के आएगी अगर कुछ एक्शन लिया तो। नाउ दैट द ग्लोबल लॉबी हैज लॉस्ट इट्स पेट्रनेज, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब उन्होंने ओके दे दिया कि हाँ ठीक है, एक्शन लो, जैसे नक्सल्स को मारते हो उसी तरह से इनको भी एंगेज करो। सर इसमें दो इश्यूज हैं, एक तो इनके खिलाफ ऑपरेशंस की तैयारी और वो काफी देर से चल रही थी, ऑफ कोर्स वो हो नहीं रहे थे। ये जो दूसरा पॉइंट आपने कहा ना, आई मीन आउट ऑफ टू, ट्रंप की सपोर्ट से ज्यादा ग्लोबल लॉबी का चुप होना आई थिंक एक रीजन देखना है मेरे को, बिकॉज ट्रंप अभी इफेक्टिव हुआ नहीं है। लाइक मैंने कहा 20 जनवरी तक सबके पास विंडो है। हाँ, लेकिन जो ग्लोबल लॉबी है वो तो शॉक में चली गई है ना। वो शॉक में है। तो इसमें एक थोड़ा, जब ट्रंप आ जाएगा सर, तो मुझे थोड़ा सा क्या डाउट, क्या एक मतलब एप्रीहेंशन ये है कि ट्रंप के जो फंडिंग आई है इस बार इलेक्शंस में, उसमें सबसे ऊपर ज्यूज हैं और उसके बाद क्रिश्चियन इवेंजलिकल्स हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का रिलेशन बहुत वेल नोन है इसके साथ, ट्रंप के साथ। और एक पेपर है जो प्रोजेक्ट 2025, जो हमारे दर्शक देख सकते हैं, जिसको लिखा गया कि ये ट्रांजिशन जब होगी 2025 में तो कैसे कैसे किया जाए, कैसे कैसे नई गवर्नेंस सेटअप होगी।
उसके लिखने वाले सारे वो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, पहली एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट थे, और जो बाकी हैं वो उसके क्लोज एफिलिएट्स हैं। तो उसमें एक पैराग्राफ है जो कहता है कि यूएस के अंदर जो गवर्नर सेटअप होगा हर डिपार्टमेंट में, उसमें क्रिश्चियनिटी का, जैसे हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे नजर आनी चाहिए। इफ दैट बी सो, और इफ ये चीन स्टेट क्रिश्चियन स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट बनाने का उनका इरादा है, स्टेट है नहीं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि क्या वो इग्नोर कर पाएगा उस प्रेशर को, क्योंकि इसमें पोप से लेके हर कोई बंदा इन्वॉल्व है। बट हाँ, ये जो आपने बात कही कि क्योंकि बाकी सारे यूरोपियंस और ग्लोबल लॉबी चुप होकर बैठी है, ट्रंप अभी एक्शन में नहीं आया है, तो हमारे पास एक बहुत 2 महीने का बहुत अच्छा टाइम है, और एक छोटी सी स्टेट मणिपुर जैसी स्टेट को 2 महीने में एक सॉलिड मिलिट्री एक्शन के साथ काबू किया जा सकता है। और वही लग रहा है मेरे को कि ये जो आपकी असेसमेंट है वो दुरुस्त है। चर्च इसके ट्रंप के आने के बाद क्या वो रूट लेगी, क्योंकि देखो है तो सर वो भी इंसान, और उसने भी तो जिनसे पैसे लिए हैं, जिनका प्रेशर काम करता है, तो वो हमें समय बताएगा। हाँ, बस उसका ये है कि अब उसको अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। वो नहीं लड़ना, लेकिन जो उनकी काउंटर डीप स्टेट है सर, एक डीप स्टेट तो वो गालियां निकालते हैं, पर हर आदमी के साथ डीप स्टेट जुड़ी हुई है। तो ये हेरिटेज फाउंडेशन जो जिसने पेपर निकाला है, हाँ, वो तो फिर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ना सर। वो तो ट्रंप तो उनका एक फेज है, दे आर लुकिंग एट समथिंग, आई मीन फॉर इयर्स टुगेदर। तो पर हाँ, आज की डेट में हमें खुशी होनी चाहिए कि एक हमारे पास, जैसे आपने बड़ी विंडो की बात की, और एक छोटी विंडो 2 महीने की है, ना हम कर पाए और इसको वेस्ट कर दें तो वो हमारी अपनी अक्लमंदी है। अदरवाइज ये एक अपॉर्चुनिटी बनी है ट्रंप के आने की। अगर ट्रंप नहीं आया होता तो ये विंडो शायद ना खुलती, वो 2 महीने की विंडो भी ना खुलती। दैट ऑफ कोर्स। हाँ, बट ये भी है कि भाई ये 2 महीने की जो विंडो है, इट में एक्सटेंड फर्दर, क्योंकि वैसे तो ट्रंप को ट्रांजैक्शनल बोलते हैं कि भाई वो बिजनेसमैन है, डील मेकर है। तो भारत की जो पोजीशन है उसमें तो बहुत सारी डील्स की जा सकती हैं, और हमारे मोदी जी भी डील मेकर हैं। तो 2 डील मेकर जो हैं वो, दैट्स व्हाई आई थिंक दे गेट अलोंग वेल टुगेदर, दैट इज द रीजन। दैट्स राइट। इनफैक्ट ये डिफेंस डील्स में, इस डील्स पे बात आती है, तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि अगर पुतिन के साथ इनका ठीक हो जाता है ट्रंप का, तो जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं ना बार बार कि तुम तेल खरीद रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो एक प्रेशर हम पे खत्म हो जाएगा। और अगर आप इनकी डील्स की बात करें, जो इनकी प्रीवियस रजीम में जो डील्स हमारे साथ हुई, जो एग्रीमेंट्स हुए, जैसे बेका हुआ, कॉमकासा हुआ, फिर चिनोक, अपाचे, रोमियो मल्टी हेक्टर के डील्स हुई, सारी इनके टाइम पे हुई थी। तो अभी जो बाइडन ने बीच में ड्रामा किया, जैसे प्रीडेटर पे सो गया, कभी इंजन पे सो गया, तो मुझे लगता है कि वो सारी डील्स अभी इंजन वाला तो बहुत बड़ा धोखा है। वो तो मतलब सर वो सरेआम आ गया ना फिर। आई मीन आप इमेजिन कीजिए कि बाइडन, आई मीन कमला हैरिस, जिसको मैं हमला कैरिस कहता हूँ, वो अगर वापस आ जाती है बाइडन का ही रूप, तो हमारे लिए मुसीबत बन जानी थी सर। तो भी हमारा कुछ भी हम कह लें, हमारी एयरफोर्स की फ्लीट दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है सर। और फ्यूचर वॉर्स, हालांकि हम कहते हैं कि काइनेटिक वॉर से हट चुकी हैं, 12-15 डायमेंशन में लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, लेकिन काइनेटिक में भी नेवी और एयरफोर्स को आप नहीं निगलेक्ट कर सकते। शायद आर्मी का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है, टैंक्स कम हो रहे हैं, ड्रोन्स आ गए, बट एयर एसेट्स को अभी हम विश्व नहीं कर सकते। तो एक हमारे लिए एक बड़ी सी अजीब सी सिचुएशन बन रही थी, क्योंकि हम जितने मर्जी सर फ्रेम्स बना लें, जहाज उड़ना तो इंजन के साथ ही है। तो लेकिन एक बात इसमें ट्रंप की मजे अभी ये आने वाली कि वो पैसे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता सर। वो चीजें हमें दे हाँ, तो नहीं, देगा। हाँ, पैसे तो हैं हमारे पास। और हमारे पास पैसे भी हैं और उसको पैसे चाहिए। अगर हम पैसे दे दें तो फिर सारी डील्स हो जाएंगी। पैसे की और कमी ये नहीं जो है आपने, हमारे पास में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डील्स आर पॉसिबल। ऑफ कोर्स भाई सर, आप ठीक डील्स है, आर पॉसिबल। आप 10% टैरिफ एग्री कर लो और उससे दुनिया भर की और डील्स ले लो, हाँ विन ठीक है विन। सर, विन विन बिल्कुल। और आई थिंक यही अप्रोच हमें भी लेनी चाहिए। कल को हमारे ऊपर कुछ टैक्सेस लगेंगे, और वो जैसे वो पिछली बार शुरू हो गया था, ये हार्ले डेविडसन को लेके ऐसे एक चीज उठा ली थी ट्रंप ने, तो हमें ज्यादा चूं नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड, नहीं नहीं, हम तो जैसे देखिए ऐसा है कि यूएस गुड्स जो हैं, आप उनको टैरिफ कंसेशन दे भी दो तो भी वो इतनी एक्सपेंसिव होंगी कि कुछ नहीं हो पाएगा। हार्ले ट्रू डेविडसन का क्या हुआ, आखिरकार तो सर, उसको जाना पड़ा ना यहाँ से दुकान बंद करके। ओके सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली।
तो ये जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था ना सर कि शांति छाई है, उसका हम उनके बाप दादा का नाम लेना भूल गए, सोरोस साहब का। वो तो रिटायर हो गए। हाँ, सोरोस साहब का। अलेक्स सोरोस जो है सर, 25 बिलियन वो सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक नेटवर्क का मालिक है आज। उसने एक, उसको हम सुसाइड तो नहीं कह सकते, बट उसने क्या किया सिलेक्शन के टाइम पे, वो सारे डेमोक्रेट्स के साथ दिखा, ओबामा के साथ, नैन्सी पेलोसी के साथ, क्लिंटन के साथ, वो अपनी वो जो मंगेतर कर लेके फोटो खिंचवाता रहा। एंड 5 मिलियन उसने डेमोक्रेट्स को दिए है सिंस प्रीवियस इलेक्शंस। तो अभी वो ट्रंप के टारगेट पे है, वो ही आल्सो नोज। और ये जो हमारे उनके जो नाजायज औलादे इंडिया में बैठी हुई जो चुप हैं आप कह रहे थे, उसका रीजन ये है कि अभी अलेक्स सोरोस का कुछ ना कुछ होने वाला है। बिकॉज वो अगर यूएसए के अंदर देखा जाए तो ट्रंप के जो गिने चुने दुश्मन है उसमें एक है सोरस। तो सोरस के विंग्स क्लिप होने की एंटिसिपेशन में हमारे वाली जो चिड़ियां हैं वो चुप करके बैठ गई। और इनकी जो बाकी आउटलेट थी, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके साथ ट्रंप का हमें पहले हिस्टोरिकल रिलेशनशिप पता है सर। लव कहाँ, हेट ही हेट है। लेकिन इसमें एक और जो लास्ट पॉइंट में कहूंगा सर, जो सीएए है, सीएए का जो को डीप स्टेट बोलने वाला ट्रंप, लाइक मैंने कहा था, पहला आदमी यही था। काश पटेल को इसने डिप्टी डायरेक्टर बनाने की कोशिश की थी लास्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ लास्ट टेन्योर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीएए। लेकिन सीएए की जो अपना डायरेक्टर था और बाकी थे, उन्होंने दे पुट द फुट डाउन। तो ये भी वापस आ रहा है। तो जो आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आप एनएसए की बात कर रहे हो, उसमें अगर काश पटेल आ जाता है तो एक बड़ा क्लियर कट अनलेस एंड अनटिल इसको खुद स्पॉइल करें। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि देखिए, जो अभी तक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सर, पहला अपॉइंटमेंट तो हुआ था व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ का, सर, तो आपके सूजी विल्स का। ये तो सर, सूजी विल्स उसकी रेपुटेशन जो है वो एफिशिएंट और बैकग्राउंड में रह के काम करने वाली लेडी की है। और उसकी विक्ट्री स्पीच में भी उसने सूजी को बहुत अप्रिशिएट किया था, आपको ध्यान हो तो। सर, तो एक तो वो हो गया। दूसरा जो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है वो क्या है आपका, बॉर्डर जार टॉम होमन। Tom Homan is supposed to be a very, very tough guy as far as the immigration part is concerned. फिर तीसरा इन्होंने किया है एलेजी स्टेफानिक, जिसको कि यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। ये स्टेफानिक वो है जिसने, आपको याद हो कि हार्वर्ड और इन सब का एक जो ये क्लास की वहाँ पर एंटी सेमेटिक जो चल रहा था ऑपरेशन, तो उसमें इनकी क्लास लेके उनको सबको रिजाइन करवाया था। आई थिंक कोलंबिया, हार्वर्ड और रटगर्स, ये 3 थे शायद उसमें, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद इसने अभी जो कल जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कल अपॉइंटमेंट्स हुए, एक तो मार्को रूबियो का, एक आपके माइक विल्ट्स एज एनएसए, और मार्को रूबियो हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स आप देख रहे हैं, ये क्या बताते हैं? सर, ये पहली बात तो ये कि अपने लॉयलिस्ट चुन रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। और ये एक लॉयलिस्ट यूएस होमलैंड के अभी आया है, अभी चल रहा है, फ्लैश हुआ है, साउथ डकोटा गवर्नर क्रिस्टी नोएम एज होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी। ये एक और अपॉइंटमेंट आया है। ये अभी तक इन्होंने अपॉइंटमेंट्स किए हैं। सर, ये नेचुरली उसने अपने लॉयलिस्ट चुने हैं और ये लोग यूएस इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ओवरऑल चाइना को लेके, ये जो कैंपसमैन के ड्रामे अभी जो, इनफैक्ट अगर आज ट्रंप को पूछेंगे, आई थिंक तभी होमलैंड सिक्योरिटी वाले लेके पहले आया है। इसका जो प्रायोरिटी लिस्ट में लोगों को यहाँ से भगाना भी है, मास एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम यूएसए, जो उसने प्रॉमिस किया है। और जो उसकी वो तो टॉम होमन ने कह दिया ना, पैक योर बैग्स। हाँ, कि आते हमारे ही पास सबसे फोटो पहले तुम सबका डिटेल है। तो इनफैक्ट वही मैं कह रहा हूँ, बिफोर ही स्टार्ट्स लुकिंग टुवर्ड्स इजराइल और यूक्रेन, पॉसिबली ही विल फर्स्ट डू एक्शन इनसाइड, फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। और ये जो आप सेटअप की जो आपने नाम लिए, ये फिर उसके लॉयलिस्ट हैं, जो कि पिछली बार उसको हर्डल्स कितने इसने चेंजेस किए थे सर, एवरीवेयर।
मोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स ही 3 महीने में, कोई 4 महीने में, 6 महीने में, वाज नो फाइंडिंग। इस बार लग रहा है कि वो एक बिल्कुल सदे सदाए प्लान से आया है और एजेंडा क्लियर है एंड बंदे उसने अपनी मर्जी के चुने हैं और ये बंदे रिप्यूट वाले हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि काफी अच्छे दिन और है सर एक बात होंगे। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसने जी। ना केवल पिक किया है, उसने ये भी अनाउंस किया कि निकी हैली एंड माइक पॉम्पियो विल नॉट बी इन द टीम। अच्छा, चलो ये भी ठीक है। तुलसी को ये कुछ भी देगा अनाउंस सर? किया है। सर, तुलसी को कुछ मिलेगा सर, सम पोर्टफोलियो? तुलसी तो उसकी ट्रांजिशन टीम की को चेयर है। तो उसको भी मिलना चाहिए। शी इज, आई मीन, गुड शी इज को चेयरिंग द ट्रांजिशन टीम, सर। so that means she is already fulfilling an important role, तो कुछ ना कुछ तो आगे होगा ही होगा। सर इनमें से किसी को एक they should pick as ambassador to India, some हाँ, एम्बेसडर तो ये जो नॉन डिप्लोमेट यहाँ पे डाल रखा हमारे ये सिर जो के एरिक ऊपर। गारसेटी जो है, ये वोक सर, डांसर डांसर इसने और तो नॉट नॉट पूरे दैट। अमेरिका की इमेज ही खराब कर दी पूरे भारत में। ये उन्होंने वही सर, एक वहाँ पे डस्टबिन ट्रूडो बैठा हुआ और यहाँ उसी का भाई यहाँ भेज दिया नाचने उचने के लिए। यू हैव योर सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट कंट्री पार्टनर हो, आपने नॉन कैरियर डिप्लोमेट यहाँ पे भेज दिया एम्बेसडर बना के, फिर वो बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं, वो तो एजेंडा पे चल रहा था सर। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कौन आता है सर यहाँ पे एम्बेसडर बन के। दैट विल आल्सो शो द इंटेंट, चाहते क्या है। अब ये जो 0.5 फ्रंट है, इसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा 0.5 फ्रंट जो है, इसकी फंडिंग तो ये सोरोस टाइप के लोगों से ही आती थी, सर और इनको बैकअप करने के लिए जो पूरा जो मीडिया जो बैठा हुआ था, तो वोक सर मीडिया यहाँ सर का, भारत का, वो भी उन्हीं के फंड पर जीता था। और बहुत सारे जो इन्होंने बना रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IPSMF वगैरह इन्होंने बनाए ना, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। सर उसमें जिन लोगों के, आप देखिए कि जिन लोगों के अमेरिका में बिजनेसेस थे या जहाँ वहाँ से इनका रेवेन्यू आता था, वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। टाटाज, महिंद्राज, अजीम प्रेम जी, ये सब उसमें कंट्रीब्यूट करते थे IPSMF, क्योंकि वहाँ से इनको इंडिकेशन था कि इधर कंट्रीब्यूट करो। और वो IPSMF, ये आपके वायर द लायर और स्क्रॉल द कैरवान, ट्रॉल और वो प्रिंट। आपके क्विंट द स्क्विंट और वो न्यूज़ मिनट, यो न्यूज़ लॉन्डी, इनको सबको जो ये किया करते थे, वो ये IPSMF से होता था। वो आपके इंक्लूडिंग दी प्रिंट, हमारे शेखर गुप्ता जी का, तो ये सब IPSMF से फंडेड है। अब कल बहुत सारे अनाउंसमेंट अमित शाह जी ने किए हैं विद रिगार्ड टू FCRA, आपने देखे होंगे शायद। नहीं, मैं कल से बहुत बुरा, आई एम डाउन विद वेरी बैड थ्रोट सर। कल आदि का शो किया था, बाकी आई बिन। तो वो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि FCRA में जो भी एंटी डेवलपमेंट एंड और कन्वर्शन और एंटी नेशनल जो भी लोग इसमें कर रहे हैं, उनका FCRA लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिन्होंने भी फंड्स डाइवर्ट किए हैं वगैरह वगैरह, वो तो एक बड़ा एक पॉलिसी स्टेटमेंट कल उन्होंने दिया है। और एक FCRA एक बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है MHA से। तो डू यू कनेक्ट द डॉट्स? वो तो फिर क्लियर लग रहा है सर। तो वही सिचुएशन कश्मीर वाली आ गई सर आपके सामने, कि आपने फंड बंद कर दिए, पत्थरबाजी बंद होगी। बट जैसे आपने कश्मीर हैंडल किया, प्लीज ये मत करना, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल कंक्लूजन पे लेके कश्मीर में जाना। तो इनके जो है ना, वो दुल्लत दोवाल डॉक्ट्रिन को कभी ये अरे सर, चेंज नहीं कर पाए। क्या बोले सर, आई मीन देखो कितना अच्छा, जो हम अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारे 0.5 करेगी, वहां 0.5 का गला घोट दिया गया था सर। और सीबीए बैक टू स्क्वायर वन। परसों मैं श्रीनगर में था, फ्लाइट डाइवर्ट होगी सर। जम्मू लैंड करनी थी, श्रीनगर लैंड कर गई। और वहां से फिर मैं टैक्सी लेके आया, तो उस इनकाउंटर चल रहा था सिटी के अंदर। वही पुरानी बातें याद आ गई, 90s में जैसे हुआ करता था, असेंबली के अंदर ड्रामे हो रहे हैं। तो माई ओनली आई मीन होप इसकी, ये जो FCRA का अभी ये जो नोटिफिकेशन आया, असेंबली सेशन हुआ था, ये श्रीनगर में हुआ था, जम्मू में हुआ था? श्रीनगर, श्रीनगर में हुआ था सर। तो जो जम्मू के वापस आए बीजेपी वाले, तो उनका बड़ा ही स्वागत किया गया।
कि तुम लोगों ने शोर मचाया, बट मेरा ये ऐसा शोर मचाने से तो काम नहीं चलता ना। आई मीन आप नहीं, मैं तो obstruct- देखिए इसमें मैं आपका क्योंकि यू आर द लास्ट वर्ड ऑन द जम्मू सिचुएशन, लेकिन जो मेरा मानना है और जो मैंने अपनी किताब में भी पूरी तरह से आर्टिकुलेट किया है और आज भी मैं उसके ऊपर कायम हूँ, और वो ये है कि भाई जम्मू हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ वासल, True. एज अ वासल रीजन। और जी कभी भी, नॉट इवन, आई डोंट रिकॉल इवन वन इंस्टेंस जबकि जम्मू ने अपनी कोई भी डिमांड इन लोगों से मनवा पाई हो। कोई आपको नथिंग। ध्यान में आता हो तो बता दें। नहीं, मैं अमरनाथ तो वाला भी शॉर्ट डील हो गई थी बाद में। चाहे शेख अब्दुल्ला ले लो, चाहे उसके बाद आपका वो कौन सा वो हजरत बल वाला जो तमाशा हुआ हो, या उसके बाद फिर आपके 65 में जब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ हो, या उसके बाद शेख अब्दुल्ला को वापस लाया गया हो, या फिर गुल शाह का जमाना हो, या उसके बाद फिर पोस्ट 1989 हो, जम्मू की कब सुनी गई? कहीं आया नहीं जम्मू में, डिस्कोर्स में नहीं आया सर, सुनना कहाँ से था किसी को कश्मीर। आज लोग कितने धड़ल्ले से बोलते हैं कश्मीर असेंबली। आप तो पूछ रहे हो कि जम्मू में थी, कश्मीर में एटलीस्ट वो दिखाता है कि आप कि एक पढ़ा लिखा इंसान कैसे सोचता है। ये तो कश्मीर असेंबली बोलते हैं, ये कल को जम्मू में होगा उसको भी कश्मीर असेंबली बोलेंगे। तो डिस्कोर्स में तो तब आता है ना सर, आपकी आवाज तब सुनाई देती है, आप कहीं अपीयर तो होते हैं डिस्कोर्स में, और हम मार खाते रहे खाते रहे खाते रहे। और तो आज और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपने 2011 वाले फ्रॉड सेंसस को और इंक्लूड कर लिया, देख जबकि आपके पास पूरा टाइम था भाई। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर आप सेंसस कराएं, और आप जो है वो एक जिहादी सरकार के अंडर सेंसस कराएं, उसमें फर्क है कि नहीं है? एब्सोल्युटली। हाँ, अगला सेंसस नहीं फेयर होगा सर। और ये जो लोग 2011 की बात करते हैं, मैं इनको सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके डेटा देखिए। देखो डेटा झूठ नहीं बोलता, हालांकि डेटा को किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। 41 के सेंसस से आप स्टडी करेंगे सर, तो वी वर ऑलवेज बिलो 9%, 10% पीछे थे हम नेशनल ग्रोथ के। जे.एंड.के की पॉपुलेशन ग्रोथ कंसिस्टेंटली 9% पीछे रही। 1981 वाला सेंसस हुआ था, शेख अब्दुल्ला को इंदिरा गांधी जी लेके आई थी 75 में, फिर 77 में उनकी प्रॉपर सरकार बनी जब हिंदू गांव के नाम बदले गए। उसमें आप देखिए सर, 9% पीछे से 13% आगे निकल गया। मतलब इतना क्या हो गया कि आपने 22% जंप मार दिया और किसने कुछ नहीं बोला सर। तो 81 से वो नींव रखी गई 81 में। 2011 को तो मुन्नी बदनाम हो गई, लेकिन मुन्नी को उन्होंने शुरू किया 81 से। तो आप देखिए सर, अभी ऑलमोस्ट 40 साल की जो रन है, अभी अभी आप उम्मीद करें, कोई हमारे बड़े वेल विशर कहते हैं क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी पूरे देश का सेंसस होना है, डिलिमिट ऐसे कश्मीर में कश्मीरियों ने ही सेंसस करना है कश्मीरी गवर्नमेंट के नीचे। और सर ये जो आपका पॉइंट है कि फ्रॉड सेंसस पे आपने डिलिमिटेशन की, दूसरे देखिए आप कश्मीरी पंडित, वो रहते हैं जम्मू में, दिल्ली में, और उनकी जो काउंटिंग है वोटिंग की, या उसकी वेटेज दे रखी है श्रीनगर में, जब कश्मीरी पंडित ने वहां रहना नहीं, आपने उनको वहां बसा नहीं सके, वो जा नहीं सके, जो भी कहानी। तो आप उस पॉपुलेशन को जम्मू में क्यों नहीं काउंट करते हैं? वो हमारी गलियों में रहते हैं, उनको उनको हमारे पानी नल के सिविल डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो भी गुड एंड बैड है जम्मू में फील होता है। तो दे शुड वोट फॉर अ कैंडिडेट जिसके एरिया में वो रह रहे हैं। और फिर हम लाएंगे रिफ्यूजी 12 लाख हम लोग, जिनकी 24 सीटें आप दबा के बैठे हो, पता नहीं किसको देनी है। पूरी पॉपुलेशन इधर आ गई और 24 सीट। तो अगर चलो, मैं ये कहता हूँ सेंसस को भी हजम कर लेते, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दिया होता, जो कि लॉजिकल एथिकल है सर, कि पॉपुलेशन जम्मू में रहती है, आप उनकी सीट काउंट करवा रहे हो हजरत उधर गांदरबल में, और 12 लाख रिफ्यूजी बैठे हैं, 12 लाख इन असेंबली इलेक्शंस, यू कैन 10 सीट तो आराम से निकाल सकते हो सर आप। तो वो ही कर लेते कुछ तो एक सेम्बलेंस का। पर वही बात आप ही की है सर, ना किसी ने सुनी और ना कभी डिस्कोर्स में आया। नहीं, ना वो तो जिहाद का दिल जीतने पे लगे हुए थे, आज भी शायद लगे हुए हैं, क्योंकि दैट इज द ओरिजिनल दुल्लत डॉक्ट्रिन, जो उनके जो चेले हैं वो उसको बिल्कुल फॉलो सर। करते हैं। तो कश्मीर में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अब थोड़ा सा पीछे हटेगा? सर पाकिस्तान तो हटा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं। उनको इंडिया को ब्लैकमेल करना, ये बोल के कि हम पाकिस्तान की तरफ भाग जाएंगे हम। फारूकुल्ला तो जेकेएलएफ में, उसको फोटो आपने भी देखे होंगे, जब जेकेएलएफ कैंप में मुजफ्फराबाद में जाकर स्पीच दे के आया था। और
ये जो अपना महबूबा मुफ्ती के फादर था, जिसके टाइम पे वो किडनैपिंग भी हुई, जो उसको अनऑफिशियल प्रेसिडेंट बोलते थे जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर का, कि मुफ्ती मोहम्मद जो है वो अनऑफिशियल प्रेसिडेंट है। और इनकी बेटी ने जो किया गवर्नेंस के टाइम पे, नाके हटा दो, कोई टेररिस्ट मारा गया उसके घर चले गए, बुरहान वानी को क्यों मारा मुझे पता चलता तो बुरहान वानी को मरने नहीं देती, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं। तो आप पाकिस्तान की तो हमें जरूरत ही नहीं है सर। पाकिस्तान अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है, जी रहा है, मर रहा है, अंतिम सांस हमारे अंदर ही। जो सांप गंगा में है, तो यहाँ जेलों में भी इतने सांप बैठे हुए हैं सर कि एनसी को सीट मिल गई तो पीडीपी ने ड्रामा शुरू कर दिया। इसको आप उल्टा भी कर लेते हैं, अगर पीडीपी की सरकार बन जाती तो ये फिर भी होना था। इसी के लिए हम शुरू से रो रहे थे कि मत कराओ इलेक्शंस, डोंट गेट इनटू दिस, मत ये गैम्बल मत खेलो, सारी किए किराए पे पानी के लिए। अभी देखो हथियार सर कश्मीर के अंदर वैसे ही बहुत सारे हैं, दबे पड़े हैं, अनअकाउंटेड हैं। और अभी आप बेसिकली आप और ड्रग्स का इतना ज्यादा कल्चर, ये सरकार जिसने अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स के ऊपर बात करके वोटिंग दी और वो वहाँ पर रेजोल्यूशन पास कर रहा है, वो भी उस दिन जिस दिन एलजी के गवर्नर की एलजी की स्पीच और थैंक्स गिविंग होनी थी। तो फोकस देखिए गवर्नमेंट का, वही ड्रग्स का जो है अभी इवन जम्मू रीजन में भी सर ड्रग्स का इतना ज्यादा फैलाव हो गया पंजाब की तरह। जब आपके पास ड्रगिस्ट है, ड्रग एडिक्ट बंदा है और हथियार इंडिया कंट्री के अंदर दबा हुआ है, तो आपको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। आपने बेसिकली वही जो ISKP कर रही है, दिमाग किसी का घुमाना है और उठ के। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंकर आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज कश्मीर में जो लास्ट इनकाउंटर हुआ है उसमें भी M सीरीज वेपन निकला है, दैट मीन्स ये पार से आया है। उसके पहले जो 2 इनकाउंटर हुए, वो जो खनियार में मारा गया उस्मान, उसके पास वही पुरानी AK 15 साल 20 साल पुरानी AK थी, उसके पास 2 मैगजीन थे, अम्यूनिशन नहीं था। इधर कुलगांव में भी हुआ, तो तब यही लग रहा था कि ये M सीरीज वेपन जो डोडा में, किश्तवाड़ में, रजौरी, पुंछ, कठुआ तक दिखे, ये तो पार से आए रिसेंटली, कोई डाउट नहीं। और उनके सोल्जर्स हैं, SSG वाले हैं, जो भी हैं। लेकिन ये जो कश्मीर के अंदर अभी M सीरीज की राइफल आई है, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान मरता मरता भी वो उसको लगा हुआ है, और सपोर्टेड बाय, फैसिलिटेटेड बाय पीपल जो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की हैं, जिनके अंडर पूरा जम्मू कश्मीर सौंप दिया गया कि जो करना करो। दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट। राइट। तो सीखना चाहिए ना। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि ट्रम्प का एक वीडियो चल रहा है, वो कह रहा है कि आई विल शट डाउन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हमारी सरकार से आज तक डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं शट डाउन हुआ। नहीं शट डाउन हुआ, NCERT की किताबें ढंग से चेंज नहीं हुई सर, NCERT की किताबें नहीं चेंज हुई। ना वो कॉमा फुल साफ स्टॉप साफ कह चेंज रहा है हुआ। कि मैं पूरा जो है, ये जो एकेडमिया है, ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, एंड आई विल remove all the Marxist maniacs and lunatics. Wonderful description. सर And we are doing what is called Vasudhaiva Kutumbakam. मैं उम्मीद ही करता हूँ कि जो कश्मीर में गड़बड़ की है वो अब ना करें। अभी मौका दिया है ट्रंप ने, और इनको मार्क्सिस्ट को, लेफ्टिस्ट को काबू कर रहा है, सोरोस को काबू कर रहा है, हमारे यहाँ फंडिंग बंद हो रही है, FCRA आ रहा है, तो प्लीज डोंट रिपीट दिस। उसके अलावा जो वो जो आइडियोलॉजिकल जो नरिशमेंट होता है, वो भी कम से कम 4 साल के लिए जो आइडियोलॉजिकल नरिशमेंट है वो भी बंद रहेगा। तो दिस इज अनदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन एक्चुअली रिमूव दिस आइडियोलॉजी। ये जो एंटी इंडिया, ब्रेकिंग इंडिया आइडियोलॉजी है, इसको वी कैन टेक दिस आइडियोलॉजी हेड ऑन। लेकिन आई डोंट थिंक कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है इसके बारे में। देयर इज नो कैपेसिटी। The only capacities that have been built are on YouTube channel like ours. सर ये भी एक, सर आज से 10 साल पहले ये भी तो अनइमेजिनेबल था। और जो रिस्पांस आपको JD समिट में मिला है सर, जिसके चर्चे हो रहे हैं, और अब JLF वालों को डर लग रहा है कि क्या करें, तो ये कहाँ सोच सकते हैं 10 साल पहले। ये आप लोगों की मेहनत है सर, जो वही ना, हर आदमी अपना कर्म कर रहा है। अभी ये भी सरकार भी कर्म उसी स्पिरिट में, या फिर देखेंगे सर, चेंज तो होगा। एक जो इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल मिक्स्ड थ्रेट जो है वो बांग्लादेश की है, वो हमने डिस्कस नहीं की, उसकी भी बात कर लेते हैं बिफोर वी एंड। सर बांग्लादेश, सर देखो एंड ऑफ द डे पैसा, बिना पैसे के कुछ नहीं होता सर। ये जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए, जिसके बारे में तब डिस्कशन भी हुई, काफी लोगों ने बोला चाइना ने कराया, एटलीस्ट मैं तो बड़ा क्लियर था कि CAA ने कराया, रिजीम चेंज करवाई। तो जब फंडिंग खत्म होगी ना सर, उसके बाद आज बांग्लादेश अपने आप में मालदीव से की बुरा हाल है। मालदीव 2 दिन में रास्ते में आ गया था सर, मतलब 2 महीने में। तो अगर बांग्लादेश को छोड़ दो, क्योंकि ट्रंप को कोई प्यार नहीं है यूनुस के साथ,
वो तो यूनुस तो उसका दुश्मन वाला ही, ओबामा का इतना फेवरेट है तो होगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो फिर अगर चाइना बिहेव करे और अमेरिका हाथ पीछे कर ले तो फिर बांग्लादेश का अपना सर्वाइवल इज सो डिफिकल्ट। वो हमें क्या करें, न्यूसेंस वैल्यू है। हेमंत विश्वा शर्मा जो कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा दें लार्ज स्केल पे, और वेस्ट बंगाल से थोड़ी सी सफाई हो तो ये वही है सर आपकी बात कि एक ईश्वर ने विंडोज क्रिएट की हैं, कोई 2 महीने की, कोई 4 साल की, कोई 10 साल की, हमने कैसे यूज करना है। बांग्लादेश इन एब्सेंस ऑफ सपोर्ट, अगर उसको सीएए की सपोर्ट नहीं है सर, जो मुझे लगता नहीं मिलेगी अब, मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर बाइडेन वाला गेम वापस आ गई होती तो फिर बांग्लादेश हमारे लिए सिरदर्द था, देयर इज नो डाउट, सिरदर्द था बहुत बड़ा। अभी मुझे लग रहा है कि इसकी इतना इतना वो नहीं है, बट हमारे पास मौका उसको भी ठीक करने के लिए, कुछ गलत हिस्टोरिक रॉन्ग्स को ठीक करने का मौका है सर। हम करेंगे नहीं, बात अलग है। दैट इज अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। अभी बांग्लादेश एज अ थ्रेट मेरे असेसमेंट में अमेरिका में चेंज होने के बाद मुझे नहीं लगता इज अ बिग थ्रेट एज ऑफ नाउ। बाकी देखते हैं सर, यू मे हैव एक डिफरेंट। हमारा पन्नू जो है वो कनाडा भाग गया है, वहां से थ्रेट्स इशू कर रहे सर अब सीएए की एसेट है वो, सीएए को सीधा करने का मिशन है ट्रंप का, हैं। और जब दो भाई बिजनेसमैन बैठेंगे गपशप मारेंगे तो फिर पन्नू, वही ना सर, जो चाइना ने देखा और हाथ मिलाया तो पन्नू ने भी कुछ देख लिया होगा। वो ट्रंप वहां कनाडा में कितने दिन बचा रहेगा सर, वहां कौन सा ट्रूडो रहने वाला परमानेंट, वो भी गया। तो एलन ये मस्क ने तो पहले बोल दिया। मुझे एलिस स्टेफेनिक ने ये जो हार्वर्ड वाली वो जो ग्रिल किया था, उसमें यही था क्योंकि यू मीन द वायलेंट रेटरिक इज नॉट वायलेशन ऑफ राइट्स एंड इट इज नॉट ऑपरेशन। तो वो बोल रही थी कि इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इफ इट ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन देन तो उसके ऊपर चढ़ गई। यू मीन द रेटरिक इज नॉट ऑपरेशन, unless they go and start murdering people, it is not oppression. Ultimately, they had to concede and they had to resign. डिजाइन And तो if that is the template, अगर वो जो है मॉडल है जिसके ऊपर ये चलेंगे कि भाई वायलेंट रेटरिक इज एज बैड एज एक्चुअल एक्शन, तब तो फिर पन्नू गया। तभी तो पर कनाडा कब तक बचेगा सर, वहां भी तो मस्क ने कह तो दिया कि ट्रूडो भी जाने वाला है, फिर कहाँ जाएगा, अनलेस सेंटर खालिस्तान बन जाए कनाडा के अंदर, जो एक पॉसिबिलिटी। वहाँ तो दो ऑलरेडी बने हुए हैं, ईस्ट खालिस्तान, वेस्ट खालिस्तान। इसलिए वहां भागा फिर में भी, अभी वो क्योंकि सर वेस्ट उसको सॉर्ट खालिस्तान आउट में करने बैठा के है लिए, वो। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तो अमेरिका को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, दे जस्ट हैव टू लीव हिम अनप्रोटेक्टेड फॉर फ्यू आवर्स। That's all. उसके बाद दैट्स इट Unknown सर, gunmen are अज्ञात वीर, hunting for him. बिल्कुल। तो Correct. इन लोगों को दिख जाता है ना सर, हम दूर, हमने गलत काम किए नहीं, हमें डर नहीं है। इन्होंने जो करतूतें कर रखी हैं सर, दे नो इट व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू देम। और सीएए भी जो भी है, ऐसा सीएए भी तो गंदी गेम खेलता है। शायद सीएए ने बोला था तू निकल ले साइड पे, अब तेरा मुश्किल है यहाँ पे। आई हाँ, लुक एट इट पॉजिटिव इंडिकेशन। वो डुअल सिटीजनशिप है उसके पास, तो वो भाग गया उधर। हाँ, पहले उसके पास पहले ही है। Yes. तो आइए फिर, आज की चर्चा बड़ी रोचक और बड़ी ही डीप चर्चा रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, मेरा गला खराब था, आई एम सॉरी, बीच में काफी इंटरप्शंस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं सर, नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सर।